हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम साइंस, मैथ और इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इससे पहले हमने सब्जेक्ट साइंस का बेसलाइन असेसमेंट देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व हैं? पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, जिससे मिलकर के किसी भी मनुष्य का निर्माण हुआ है। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? विसरण। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के। कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अवसादन से आप क्या समझते हैं? किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। जब भी आप जल में किसी चीज को मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो कण है वो नीचे की ओर ठहर जाते हैं, ऊपर ऊपर जल रहता है। तो ये क्या होता है? अवसादन। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? हसत चयन विधि या हस्त चयन विधि भी बोल सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप, यहाँ पर निष्पादन है, निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। कोई मिश्रण है जिसमें से आप उन मुख्य जो अवयव है उनको अलग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? निष्पादन। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भंगुरता किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे सोने को पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो एक चादर के रूप में हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज को अगर तोड़ रहे हैं हम और वो टूट जाए विकृत होने की बजाय, तो वो क्या होता है? भंगुरता। ड्राइवर सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? यह पदार्थ के जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो जाती है तभी जो है जलीय जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाता है और जलीय जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसी के लिए बोलते हैं कि जल में जो घुलनशील पदार्थ नहीं है उन्हें नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसी के कारण जो जल में जीव जंतु है वो जीवित रह पाते हैं। घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है? लिक्विड को। एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। 7th क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर होते हैं, क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट सेकंड कार्यपत्रक 2 का। हम देखेंगे कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको नोट डाउन करते हुए जाना है अपने वर्कशीट में। सेकंड क्वेश्चन है, ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठोस को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित यानी अधिक उसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? गलनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वेश्चन 5th है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाता है। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 6th क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो। ठोस CO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 7th क्वेश्चन है, बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण। तो ये डन होता है वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4। क्वेश्चन फर्स्ट है, बर्फ से भरी पानी की बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती है। आपने देखा होगा बोतल के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो कारण स्पष्ट कीजिए, क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाती हैं और बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं।
सेकंड क्वेश्चन है पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या कारण है गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है गुब्बारे को धूप में रखने पर फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। धूप की उच्च गर्मी गुब्बारे के अंदर की गैस को फैलाती है और गैस के अधिक फैलने से गुब्बारा फट जाता है। तो आप ये सिंपली प्रैक्टिकल अपने घर पर कर सकते हैं। दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों के नाम लिखें। तो आपको इसके भाग लिखने हैं। देखिए भागों के नाम लिखने, जैसे सबसे पहले रुई का प्लग हो गया, यहाँ पर उल्टी रखी कीप है, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड जो अंदर की ओर दिख रहा है आपको, चीनी मिट्टी की प्याली है, बर्नर रखा है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसे नामांकन करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने पहले कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है वायुमंडल में वायु का संघटन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आरेख द्वारा आपको दर्शाना है कि 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, अन्य गैसें हैं, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से आपको वृत्ताकार जो आरेख है वो बनाना था। मिश्रण की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। थर्ड क्वेश्चन है समांगी एवं विषमांगी मिश्रण की छंटनी कीजिए। समांगी मिश्रण होता है जल, चाय, शरबत, दूध। विषमांगी मिश्रण होता है तेल व पानी का मिश्रण, सल्फर एवं लोहे की चूर्ण का मिश्रण। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु या धातुओं से मिलने से बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता अर्थात Cu और जिंक का। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है विलयन बराबर आपको क्या लिखना है, इसका बताना है कि किस तरह से टूटेगा। उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए। विलयन से बनेगा विलय धन विलायक। सेकंड क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन विलयन में विलय एवं विलायक को पहचानिए। आयोडीन में होगा विलय, एथिल एल्कोहल में होगा विलायक। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता हो जाएगी परसेंटेज में विलय धन विलय अपॉन विलयन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है सांद्रता निकालने का। तो देखिए यहाँ पर विलय 40 ग्राम है, विलयन है 320 प्लस 40 ग्राम। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 360 ग्राम हो जाएगा टोटल। देन हो जाएगा विलयन की सांद्रता 40/360 गुना 100। तो यहाँ 100/9 जिसको निकाल के हम प्राप्त होगा विलयन की सांद्रता 11.1%। क्वेश्चन फिफ्थ है विलयन के गुणधर्म लिखिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नजर नहीं आते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाशीय किरणों को नहीं फैलाते हैं। आज का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए। आपको जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताना है, जो कि हो जाएगा जिलेटिन। सेकंड क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर नोट करिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इन्हें फटाफट से लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन है कोलाइडल विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है। तो यहाँ हो जाएगा कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है कोलाइडल एक कैसा मिश्रण होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? फोम, रबर एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। सिक्स क्वेश्चन है धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है? धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। कोलाइडल्स के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, आपको नहीं दिखाई देता है। जब अगर धुआं हो जाता है, फॉग आ जाता है आपके सामने, तो आपको सामने का जो रास्ता है जैसे नहीं दिखाई देता है। जैसे सर्दियों में फॉग रहता है सुबह के टाइम पे, तो रोड पे
काफ़ी सावधानी पूर्वक चलना होता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है सामने क्या आने वाला है। तो ये कोलाइडल के उदाहरण होते हैं और ये 3 गुणधर्म हैं इसके। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी चीज का कोई दूसरी चीज में अगर बदल जाता है और उसे उस दूसरी पहली जो मुख्य फॉर्म थी उसकी अगर उसमें नहीं लाया जा सकता वापस, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही तो जम जाता है बट दही से आप दूध नहीं बना सकते, इट मीन्स रासायनिक परिवर्तन है ये। निम्न दिए गए परिवर्तनों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक कीजिए। जैसे सोने से गहनों का बनाना भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि गहनों से वापस से सोने में बदला जा सकता है। हरे पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काट रहे हैं तो वो वापस से उग सकता है। चाय का बनना, ईंधन का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे पानी का बर्फ में जमना, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, हरे पेड़ का काटना। देखिए याद रखिए यहाँ पर हरे पेड़ को काटने का उदाहरण है, सूखा पेड़ नहीं है। नई पदार्थ का निर्माण होना, परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। ये होते हैं सभी रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अंतर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना। देखिए यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और एक तरह से रासायनिक परिवर्तन भी, क्योंकि उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता जैसे पहले की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मोम तो बनता है क्योंकि वो पहले रूप में ही रहता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में भी आ जाता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9। क्वेश्चन फर्स्ट है, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है? पारा। किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपधातु। यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण NaCl, H2O। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइन, पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइन में इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व होते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और सल्फर है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता का कोई एक उदाहरण लिखिए। आघात वर्धनीयता जो कि क्या होता है, जैसे धातु को हम पीटते हैं तो महीन चद्दर में ढल जाता है, तो उसे ही कहते हैं धातु का आघात वर्धनीय। जैसे सोना, तो पतली लेयर में वो फैल जाता है, चादर में ढल जाता है। तो धातु आघात वर्णीय होते हैं, इनको पीटने पर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु देखिए चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती है जो अधातु होती है। यह तन्य प्रतिध्वनि पूर्ण होती है धातु, और अधातु होती है ये तन्य व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती। कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि अगर आपने कार्यपत्र के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया था? आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आपको यौगिक सूत्र लिखने हैं, जो कि हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होगा NH4OH। थर्ड क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो पहला नियम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। फोर्थ क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, सदैव 1:8 में होता है। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं।
3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम की जरूरत होती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 8 गुना 3 कर देंगे, जिससे हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो ये कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन। इससे पहले के कार्यपत्रक अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, और आगे की भी हम अपलोड कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक है तो उनके भी वीडियोस हम आपको अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या ए, परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखिए। यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखना है, जो कि हो जाएगी परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो इस तरह से लिख देंगे, नैनोमीटर में मापा जाता है। IUPAC का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो आपको प्रतीक लिखने हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया, आपकी आवर्त सारणी आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आप फटाफट से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जबकि एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O। तो हमने हमारे समय में तो याद किया था काका शक्ति विक्रमण फीको निको कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार। तो यहाँ तक Kr तक, क्रोमियम तक हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो जो आप इस तरह से हिंट के थ्रू भी याद कर सकते हो आवर्त सारणी को। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को 12 ग्राम कार्बन में निहित तत्व के परमाणुओं की संख्या के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान लिखिए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम। तो आपको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान लिखना है। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का क्या है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ही, लिबेब, कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार। इससे भी ऐसे याद करते थे हम लोग, ही, लिबेब, कोनी क्यों, है ना। तो ये आपका द्रव्यमान करने के लिए भी आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप इस तरह की हिंट से आपकी जो आवर्त सारणी है उसे याद करें। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा यहाँ पर 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों से देखा जाना संभव क्यों नहीं है, समझाइए। परमाणु अत्यंत छोटा होता है, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परम धन अणु, जिसका जो विभाजन करेंगे ना तो हम क्या मिलेगा, हमें परम धन अणु। ठीक है। तो परमाणु कहलाता है। कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अणु किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक ही या अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 2 द्विपरमाणुक अणुओं के नाम लिखिए जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। थर्ड क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बिंदु लिखिए। मुख्य बिंदु लिखने हैं आपको, तो इस तरह से लिखेंगे, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। थर्ड लिखेंगे, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। फोर्थ क्वेश्चन है, अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, द्रव्यमान का अनुपात भी लिखे। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH3 होता है, जो कि एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना है। द्रव्यमान का अनुपात होगा 14:3। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों की सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgS, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 13। क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 13 का, संयोजकता किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। तो आयनों की संयोजकता इस तरह से आपको लिखनी है। सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, ब्रोमाइड का -1, आयोडीन का 0, सल्फाइड का -2, नाइट्रेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फेट का -2, कार्बोनेट का -2 और नाइट्रेट का -1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका H2S में हाइड्रोजन के 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। Na2CO3 में सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको H2S और Na2CO3 में परमाणु की उपस्थिति बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो इस तरह से आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है CCl4 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 13 का भी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 14। क्वेश्चन फर्स्ट है, सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ के अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2CO2, O2, CH3OH, HNO3 के आणविक द्रव्यमान देखने हैं। तो देखिए H2 में 1U × 2 करेंगे क्योंकि 2 है, देखिए तो 2U हो जाता है। CO2 का होगा, C का 12U होता है, O2 का 16U होता है। तो 16U को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12U को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे CO2 का निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान 44U, 44U। O2 का है 16U × 2, 32U। CH3OH में देखिए C का 12U होता है, H का 1U को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16U को O का जो होता है वो 16U होता है और H का 1U, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा CH3OH का 32U। तो इस तरह से आपको निकालना है, अलग अलग सबका देन जोड़ देना है। HNO3, H का होता है 1U, N का होता है 14U और 16U होता है O का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे निकल जाएगा सॉल्व करने पर HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 63U, 63U। तो ये डन होता है थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो CaCl2 का होता है, Ca का देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40U, Cl2 का क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35.5U, CaCl2 का होगा 40U प्लस 35.5U को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो CaCl2 का निकल जाएगा 111U। तो ये डन होता है आपका पत्रक 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए। आंसर हो जाएगा 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन। परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए है, नाम लिखिए। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो यहाँ सचित्र व्याख्या इस तरह से आपको करनी है, धनात्मक गोला, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको नाम लिखना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने क्या बताया था वो लिखना है। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, या एक तरबूज की तरह जिसमें तरबूज का खाने योग्य लाल भाग धनावेशित और बीज इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, जैसा ऐसा लग रहा है चित्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी परमाणु व्याख्या थी। थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी वो बताना है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया, परंतु यह मॉडल भविष्य के परमाणु प्रयोगों के संगत खरा नहीं पाया गया। यह मॉडल न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की स्थिति स्पष्ट नहीं करता था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 16।
क्वेश्चन फर्स्ट है, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। क्योंकि उनके पिछले शोध में उन्होंने अल्फा कण की खोज की थी। वह परीक्षण करना चाहते थे कि अल्फा कण जो सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं पदार्थ के विभिन्न रूपों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का नामांकित चित्र बनाए। तो इस तरह से आपको प्रयोग कर जो उसने किया था वो नामांकित चित्र बनाना है। अल्फा कण, सोने के परमाणु, तो इस तरह से आपको भी बना देना है अपनी वर्कशीट में। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। तो निष्कर्ष बताएंगे। पहला है, परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से होकर निकल गए। सेकंड में लिखेंगे, कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, गोलाकार चकक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता है क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का स्तर दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो देखिए, कक्षा एन, एम, कक्ष एल, के, इस तरह से आपको n बराबर 4, 3, 2, 1 लिखना है। नाभिक लिख देना है। किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपको नामांकित चित्र पत्रक 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। तीनों कणों को नाम लिखना है आपको। क्या होता है? PEN, पेन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं इसी तरह से याद कर दी थी, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तीनों कणों के नाम आ गए। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, जे टॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 2n², जहां पर n होता है कक्षा संख्या। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 होने के बाद में वो नेक्स्ट कक्ष में जाता है, ठीक है। निम्नलिखित तत्व का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1। एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन। तो किस क्रम में रहते हैं? ये 2, 8, 3 के क्रम में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। तो देखिए, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 0। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साथ ही साथ इसे नोट डाउन करते जाना अपनी वर्कबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होते हैं? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जेड संकेत किसको दर्शाता है? परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तत्व परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या। तो इस तरह से आपको प्रदर्शित करने का जो सूत्र है वो लिखना था। निम्नांकित तत्व की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखें। 8O16 में परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16। जो ऊपर वाली संख्या वो जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है, नीचे वाली होती है परमाणु संख्या, ठीक है। तो C 12 में है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। 1H1 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1 है। 17Cl क्लोरीन में यहाँ पर 35.5 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर। तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, इसके अलावा इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होता है। जबकि समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं।
तो जो उसमें भिन्न है वो इसमें समान है, और जो इसमें समान है वो उसमें भिन्न है। तो ठीक है, एक के अंदर याद हो जाएगा ना। अगर आपको समस्थानिक का, तो आप संभारिक भी लिख सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी भिन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है, समस्थानिकों का उनके उपयोग से मिलान करें। जैसे आयोडीन घेंगा रोग के इलाज में, कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? किसी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित व इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित की संख्या बराबर होती है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 20। तो यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है। तो उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है? प्याज की झिल्ली का। ये प्याज की झिल्ली का आपको चित्र दे रखा है, जिसमें केंद्रिकाएं हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, धागा, केंद्रक, रिक्तिका। उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस दीवार से की जा सकती है? ईंटों की दीवार। देखिए नजदीक से जब देखेंगे ना प्याज की छिलके को, तो इस टाइप की झिल्ली दिखाई देती है, जैसे ईंटों की बनी हो वो। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन के निर्माण का, दीवारों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत रचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करती है? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं किस पेड़ की छाल में देखी थी? कार्क की पतली छाल में। सेल का हिंदी में अर्थ क्या है? CELL का अर्थ छोटा कमरा है। सेल है, बोलते हैं ना सेल में रहने जा रहा है, यानी छोटा कमरा। सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका।